Indian Contract Act, Unit 2, Session 1, and the topic is consideration. इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एन ओवरव्यू देख लेते हैं. मीनिंग एंड डेफिनेशन कि कंसिडरेशन का मीनिंग और डेफिनेशन क्या है, लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशन, रूल ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, एंड नेक्स्ट डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विथ एक्सेप्शंस. क्लियर? तो कंसिडरेशन क्या होता है हम सबको पता है. कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, कि जब भी दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे होते हैं तो दोनों एक दूसरा को कुछ देते हैं. मे बी एक जन सामान दे रहा है, दूसरा जन पैसा दे रहा है. ये दोनों ही चीज को कंसिडरेशन कहते हैं. ठीक है, तो अब डिटेल से हम लोग कितने बुक में चलते हैं और बुक से पढ़ते हैं. कंसिडरेशन इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट विच नो सिंगल प्रॉमिस विल बी इन्फोर्सेबल. कंसिडरेशन क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए. बिना कंसिडरेशन के लिए, विदाउट विच नो सिंगल प्रॉमिस विल बी इन्फोर्सेबल. अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं माना जाता. इट इज अ टर्म यूज्ड इन द सेंस ऑफ क्विड प्रो क्यू. क्या है ये टर्म? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्विड प्रो क्यू. दैट इज समथिंग इन रिटर्न, having a double aspect of a benefit to the promisor and a detriment to the promisee. It has to be really understood in the sense of some detriment as envisaged by the English law. यानी कंसिडरेशन का मतलब जब हम लोग बोलते हैं समथिंग इन रिटर्न, हैविंग अ डबल एस्पेक्ट ऑफ अ बेनिफिट टू द प्रोमिसर एंड डेट्रीमेंट टू द प्रोमिसी. यानी कंसिडरेशन का इंपैक्ट क्या होता है? बेनिफिट टू द प्रोमिसर. जो प्रोमिसर है उसको कुछ बेनिफिट मिलेगा, और जो प्रोमिसी है, जो दे रहा है, उसके तरफ से कुछ जाएगा. जैसे मैं अगर कहीं पर सामान खरीदने गया तो प्रोमिसर कौन है? सेलर, और मैं हुआ प्रोमिसी. मैं जब पेमेंट कर रहा हूं तो प्रोमिसर को बेनिफिट जा रहा है, यानी सेलर को पैसा जा रहा है, और मेरे पास से पैसा निकल रहा है. दैट इज डेट्रीमेंट टू द प्रोमिसी. It has to be really understood in the sense of some detriment as envisaged by the English law. In this unit, we shall try to understand the concept of consideration and also the legal requirements regarding the same. What is consideration? Consideration is the price agreed to be paid by the promisee for the obligation of the promiser. देखो simple और sweet. Consideration क्या है? It is the price agreed to be paid by the promisee. यानी प्रोमिसी ने जो प्राइस देने के लिए उसने अग्री किया है फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोमिसर. प्रोमिसर ने कोई काम किया, दुकानदार ने सामान देने के लिए प्रॉमिस किया, तो उसने सामान देने का जो प्रॉमिस किया उसके अगेंस्ट में मैंने कुछ प्राइस देने का प्रॉमिस किया. तो मैं जो प्राइस देने का प्रॉमिस कर रहा हूं, दैट इज कंसिडरेशन फ्रॉम माई एंड. और मैंने जो प्राइस देने का प्रॉमिस किया, दुकानदार ने सामान देने का प्रॉमिस किया, तो कंसिडरेशन वो सामान है फ्रॉम द शॉपकीपर पॉइंट ऑफ व्यू. दोनों के तरफ से कोई कंसिडरेशन. द वर्ड कंसिडरेशन वाज डिस्क्राइब्ड इन अ वेरी पॉपुलर इंग्लिश केस मिसा वर्सेस क्यूरी एज अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ may consist either of some right, interest, profit, or benefit accruing to one party, that is promisor, or forbearance, detriment, loss, or responsibility given, suffered, or undertaken by the other, that is promisee. तो वैल्यूएबल कंसिडरेशन क्या होता है? डेफिनेशन के हिसाब से या लॉ के जो जजमेंट आया उसके हिसाब से, इसमें या तो प्रोमिसर को कोई राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट या बेनिफिट मिलेगा, और देने वाले को यानी प्रोमिसी के एंड से कोई फोरबियरेंस होगा, कोई डेट्रीमेंट होगा, किसी तरह का नुकसान होगा, या उसको किसी भी तरह का ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा या सफर करना होगा कुछ, तब जाके उसके तरफ से ये कंसिडरेशन माना जाएगा. सेक्शन 2 सबसेक्शन डी डिफाइंस कंसिडरेशन एज फॉलोज. व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर. अब ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक एक लाइन को बड़े ध्यान से समझना है. When at the desire of promisor,
द promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing something. Such an act or abstinence or promise is called consideration for the promise. अब ये सब डेफिनेशन आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा तकलीफ होगा लर्न करने में, बट करना तो पड़ेगा। क्या लिखा है? वेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर के डिजायर पे द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन, प्रोमिसी ने किया या प्रोमिसी ने किसी से करवाया, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। याद है अपने को पता है कॉन्ट्रैक्ट दो तरह का हो सकता है, या तो कोई काम करने के लिए मैं कहूं या तो कोई काम ना करने के लिए आपसे कहूं। तो प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। या तो आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आप करोगे, या तो आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आप नहीं करोगे, जो भी है। सच एन एक्ट और एब्सटेनेंस और प्रॉमिस, चाहे वो आप काम करो या आप एब्सटेनेंस करो या आप मुझे प्रॉमिस करो, इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। एनालिसिस, अब इसमें किन किन बातों का ध्यान देना है। नंबर 1, कंसिडरेशन इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग। तो कंसिडरेशन क्या है? इट इज एन एक्ट जहां आप कोई काम कर रहे हो, इट इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग। Ajay promises Bhuvan to guarantee payment of price of goods which Bhuvan wanted to sell on 1 month credit to Chaitanya। यानी हुआ क्या? भुवन को अजय ने गारंटी दिया, किस बात का? पेमेंट का। क्योंकि भुवन ने कुछ सामान चैतन्य को बेचा था उधारी में, और अजय ने भुवन को गारंटी दिया था कि अगर चैतन्य नहीं दे तुम्हारे को पेमेंट तो मुझसे ले लेना। Here selling of goods on credit by Bhuvan to Chaitanya is consideration for A's promise। तो अजय ने प्रॉमिस दिया था कि आई विल गारंटी यू, और उस प्रॉमिस का कंसिडरेशन ये था कि भुवन ने चैतन्य को उधारी में सामान दिया। नंबर 2, कंसिडरेशन इज एब्सटेनेंस, दैट इज एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। कंसिडरेशन में यह भी हो सकता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा। अभिषेक promises भारती not to file a suit against him if he, that is Bharti, would pay him, अभिषेक, ₹1,00,000। यानी अभिषेक ने भारती को ऑफर दिया कि अगर वो अभिषेक के खिलाफ केस ना करे, अभिषेक promises भारती not to file a suit against him। अभिषेक ने भारती को प्रॉमिस किया कि तुम मेरे खिलाफ केस मत करना, ठीक है, नॉट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम। अच्छा सॉरी, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। हो क्या रहा था कि अभिषेक भारती के ऊपर कोई केस करने वाला था, पर अभिषेक ने भारती को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे ऊपर केस नहीं करूंगा अगर तुम मुझे 1,00,000 रुपए दोगे। ठीक है, अभिषेक वॉज गोइंग टू फाइल अ सूट अगेंस्ट भारती, भारती के ऊपर केस करने वाला था, पर उसने भारती को प्रॉमिस किया कि अगर तुम मुझे 1,00,000 रुपए देते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर केस नहीं करूंगा। हियर एब्सटेनेंस ऑन पार्ट ऑफ अभिषेक, यानी यहां पर जो अभिषेक अपने आप को रोक रहा है काम करने से, कंस्टिट्यूट ए कंसिडरेशन अगेंस्ट भारती पेमेंट ऑफ 1,00,000 इन फेवर ऑफ अभिषेक। यानी भारती जो 1,00,000 रुपया अभिषेक को देगी या देगा, अभिषेक उस 1,00,000 को लेके क्या कंसिडरेशन पे करेगा कि वो जो केस करने वाला था वो केस नहीं करेगा। तो अभिषेक की तरफ से कंसिडरेशन ये हो गया कि ही वुड नॉट डू अ सर्टेन एक्ट। दिस इज कॉल्ड एब्सटेनेंस फ्रॉम डूइंग समथिंग। पॉइंट नंबर 3, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। यानी कंसिडरेशन ऐसा होना चाहिए जो प्रोमिसर का डिजायर को मैच करे। यानी मान लो अगर हम कोई दुकान में सामान खरीदने जाते हैं तो जो सेलर है वो प्रोमिसर है। अब सेलर बोल रहा है भैया इस सामान का दाम 100 रुपया, मैं उसको 50 रुपया पकड़ा के भाग आया, विल ही गिव मी द गुड्स? ऑफ कोर्स नो। क्या वो कंसिडरेशन माना जाएगा? ऑफ कोर्स नो। क्यों? क्योंकि प्रोमिसर का डिजायर 100 रुपीज था, 50 रुपीज नहीं था। अगर आपको 100 में नहीं लेना था तो आप पहले बोल देते कि नहीं भैया हम 100 में नहीं लेंगे। यू कैन नॉट फोर्स हिम टू सेल एट 50। यानी अगर आपको लेना है सामान तो आपको कंसिडरेशन वही देना होगा जो प्रोमिसर ने मांगा है, अदरवाइज डोंट गो फॉर इट। पॉइंट नंबर 4, कंसिडरेशन में मूव
फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन प्रोमिसी दे सकता है या प्रोमिसी के बिहाफ में कोई और, है ना। हम लोग बचपन से ही देख रहे हैं कि सामान हम लोग खरीदने जाते हैं, शॉप में हम लोग सामान खरीदते हैं, वी आर प्रोमिसी, बट पेमेंट कौन करते हैं? पापा करते हैं आके, है ना। वी डोंट डू मोस्ट ऑफ द टाइम। आप लोग तो बड़े हो गए हो तो आप लोग करते होगे, जब छोटे थे तो क्या था, छोटे में मेजोरिटी केस यही होता था कि सामान हम खरीदते थे और पेमेंट हमारे बिहाफ में पापा या मम्मी कोई करते थे। तो यानी हुआ क्या, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी, या तो हम डायरेक्टली खुद पेमेंट कर सकते हैं, या फिर और एनी अदर पर्सन, या फिर हमारे बिहाफ में कोई और भी कर सकता है। नंबर 5, कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, या फ्यूचर कंसिडरेशन भी हो सकता है। Thus, from the above, it can be concluded that consideration is equal to promise, that is, performance that the parties exchange with each other. Form of consideration: some benefit, right, or profit to one party, some detriment, loss, or forbearance to the other party. Clear? तो समझ में आ गया what is consideration? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। पॉइंट नंबर 1, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। देखो ऑलरेडी मैंने इसको समझा दिया है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफर्ड बाय प्रोमिसी और द थर्ड पर्सन एट द डिजायर और रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर। इट इम्प्लाइज रिटर्न एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन। रिटर्न एलिमेंट मतलब सामने वाले ने कुछ दे दिया, मेरी बारी है देने की। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज इन कंसिडरेशन ऑफ प्रॉमिस ऑफ सेटलमेंट इज इन्फोर्सिबल। फिर क्या लिखा है, एन एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी इज नॉट अ कंसिडरेशन। तो यहाँ बोला है कि जो प्रोमिसर का मन होगा आपको वही एक्ट करना होगा, आपको वैसा ही कंसिडरेशन देना होगा। थर्ड पार्टी के मर्जी के हिसाब से आप पेमेंट करोगे तो वो नहीं चलेगा। एक केस स्टडी यहाँ दिया है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। डी, द डिफेंडेंट promised to pay to P, that is plaintiff, a certain commission on articles which would be sold through their agency in the market. Market was constructed by P at the desire of C, that is collector, and not the desire of D. D was not bound to pay as it was without consideration and hence void. तो यहां पर हुआ क्या कि डी जो कि डिफेंडेंट था, यानी जिसके ऊपर केस किया गया था, प्रॉमिस टू पे प्लेंटिफ, उसने पी को, यानी जिसने कंप्लेन किया था उसने पी को बोला था, प्रॉमिस टू पे प्लेंटिफ अ सर्टेन कमीशन ऑन आर्टिकल्स विच वुड बी सोल्ड थ्रू देयर एजेंसी इन द मार्केट। तो डी ने उसको बोला था कि आप अपने एजेंसी के द्वारा मेरे कुछ प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना, ठीक है, मैं जैसा बोलूंगा प्रोडक्ट बनाने के लिए आप बना के बेचना, मैं आपको कमीशन दूंगा। मार्केट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई पी एट द डिजायर ऑफ सी। अब हुआ क्या कि पी को डी का बात मानना चाहिए था, पी को जो काम करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू डी करना चाहिए था। उसने क्या किया, सी दैट इज कलेक्टर, कलेक्टर ने जैसा जैसा कहा उसने वैसा वैसा काम कर दिया। तो अब भैया अगर आप कलेक्टर के बात पे चल रहे हो, सी के बात के हिसाब से काम कर रहे हो, तो पैसा भी फिर सी से ही लेना ना, फिर मेरे से मत मांगना पैसा। अगर आप मुझसे पैसा ले रहे हो तो मेरे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको काम करना होगा, और अगर आप सी के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम कर रहे हो तो पैसा उसी से मांगो, मुझसे मत मांगना। तो यहाँ पर वही झमेला हो गया कि काम करवाने का बात हुआ था डी से, और पी जो है वो सी के बात के हिसाब से काम कर रहा है, और फिर डी को बोल रहा है आप पैसा दीजिए। तो ऑफ कोर्स डी इज नॉट बाउंड टू पे एज इट वाज विदाउट कंसिडरेशन। एग्जाम्पल, आर सेव्स एस गुड फ्रॉम फायर विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। आर कैन नॉट डिमांड एनी रिवॉर्ड फॉर हिज सर्विस एज द एक्ट बीइंग डन वॉलंटरी। आर ने एस का कोई सामान आग लगने से बचा लिया। अब आर डिमांड नहीं कर सकता, एस अपनी खुशी से कुछ दे दे तो अलग बात है, अदरवाइज आर कैन नॉट डिमांड, क्योंकि उसने ये एक्ट वॉलंटरी किया था, ऐसा कोई ऑफर कभी कुछ मिला ही नहीं था। तो विदाउट ऑफर आर की तरफ से कोई एक्सेप्टेंस माना ही नहीं जाएगा। नंबर 2, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इन इंडिया कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट।
The definition of consideration is given in section 2 subsection D makes the proposition clear. According to the definition, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person, देखो definition में साफ साफ लिखा है promisee और any other person, यानी promisee या promisee के behalf में कोई और does something, such an act is consideration. In other words, there can be a stranger to a consideration but not a stranger to a contract. Please mark this line, very important, कि कंसिडरेशन में एक स्ट्रेंजर को हम ला सकते हैं. ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी बोला मैं नहीं, मेरा भाई डी आके आपको पैसा दे देगा, डन, चलेगा. बट कॉन्ट्रैक्ट तो ए और बी के बीच में ही हुआ है, डी आके कोई लीगल स्टेप नहीं ले पाएगा. अगर बाद में फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो गया तो डिस्प्यूट ए और बी को ही कोर्ट में जाना पड़ेगा, डी किसी के बिहाफ में कोर्ट में नहीं जा सकेगा. सो देयर कैन बी नो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लेना. चिन्नैया वर्सेस रमैया, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये. चलो मैं पढ़ ही देता हूं. एंड ओल्ड लेडी मेड अ गिफ्ट ऑफ हर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर विद द डायरेक्शन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू द मैटरनल अंकल बाय वे ऑफ एन्युटी. यानी एक ओल्ड लेडी ने अपनी बेटी को अपना प्रॉपर्टी पूरा दे दिया और उसे डायरेक्शन दिया कि तुम अपने मामा को कुछ रुपया एनुअली दोगी. ऑन द सेम डे द डॉटर एग्जीक्यूटेड अ राइटिंग इन फेवर ऑफ द ब्रदर अग्रीइंग टू पे एन्युटी. और डॉटर ने इस बात पे साइन किया रिटर्न में कि ठीक है, आप अपना प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रही हो, मैं अपने मामा को कुछ रुपया दूंगी. द डॉटर डिड नॉट हाउएवर पे द एन्युटी. और डॉटर ने फिर एन्युटी पे नहीं किया. एंड द अंकल स्यूड टू रिकवर इट. अंकल ने उसके ऊपर केस कर दिया. इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द अंकल टू रिकवर द मनी फ्रॉम द डॉटर. तो कोर्ट ने बोला कि हाँ, अंकल का केस करना वाजिब है, भले ही कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था, बेटी और माँ के बीच में, पर क्यों कि बेनिफिट जो था वो अंकल के हाथ में आ रहा था, क्योंकि अंकल को वो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पैसा मिलने वाला था. अंकल वॉज द बेनिफिशियरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अंकल के पास ये ताकत था केस करने का. क्लियर? नंबर 3, executed and executory consideration. A consideration which consists in the performance of an act is said to be executed. यानी जो consideration already perform हो चुका है, that is said to be executed. When it consists in a promise, पर अगर वो promise के stage में, मैंने promise किया है कि मैं शाम को आपको रुपया दे जाऊंगा, शाम अभी तक हुआ नहीं है, रुपया मैंने अभी तक दिया नहीं है, तो वो अभी तक प्रॉमिस के स्टेज में, इट इज सेट टू बी एग्जीक्यूटरी. इसे एग्जीक्यूटरी कहेंगे. द प्रॉमिस बाय वन पार्टी मे बी द कंसिडरेशन फॉर एन एक्ट बाय सम अदर पार्टी एंड वाइस वर्सा. बोला आपका प्रॉमिस जो कंसिडरेशन है वो मेरे एक्ट के कंसिडरेशन के साथ मैच किया जा सकता है. सपोज हम दुकान में जाते हैं, दुकानदार से कोई सामान लेते हैं और उनको बोलते हैं पेमेंट मैं 2 दिन बाद दे जाऊंगा. तो यहां क्या हुआ, दुकानदार ने तो अपना कंसिडरेशन पे किया और हमने कंसिडरेशन के रूप में क्या किया, सिर्फ अभी प्रॉमिस किया. हमने अभी पैसा नहीं पेमेंट किया, हमने प्रॉमिस पेमेंट किया. तो दुकानदार ने एक्चुअली सामान दिया, एग्जीक्यूटेड. हमने अभी सिर्फ प्रॉमिस किया, एग्जीक्यूटरी. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. द वर्ड्स हैज डन or abstained from doing as contained in section 2 subsection D are a recognition of the doctrine of past consideration. Has done मतलब already कर दिया, past consideration. In order to support a promise, a past consideration must move by a previous request. यानी आपने कुछ प्रॉमिस किया और उसके बदले में मैं अभी कुछ नहीं दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं पास्ट में मैंने ऐसा आपको दे दिया था, उसके अगेंस्ट में मैं आपसे ये प्रॉमिस लूंगा. तो अगर ऐसा करना है तो आपको पहले से ये बात बताना होगा. सपोज फॉर एग्जाम्पल आप मिस्टर बी से कुछ रुपए पाते हो, आपने मिस्टर बी को कुछ रुपए लोन पे दिए.
अब आप क्या कर रहे हो, मिस्टर बी का कोई दुकान है, उस दुकान में आप जा रहे हो और मिस्टर बी से आप कुछ सामान उधारी में खरीद रहे हो। अगर आपका इंटेंशन ये है कि ये सामान का मैं आपको पेमेंट नहीं दूंगा, मैंने जो आपको लोन दिया है उसमें से एडजस्ट कर लेना, यानी पास्ट में मैंने जो आपको दे दिया उसी में से उसी को पेमेंट मान के एडजस्ट कर लेना, अगर आपका ये इंटेंशन है तो आपको पहले से ये बात बताना पड़ेगा। यानी अगर आप पास्ट कंसिडरेशन को करंट प्रॉमिस के साथ एडजस्ट करना चाहते हो तो इट मस्ट मूव बाय अ प्रीवियस रिक्वेस्ट। आपको पहले से ये रिक्वेस्ट करना पड़ेगा सामने वाला को कि देखिए आप जो अभी प्रॉमिस कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में मैं अभी कुछ नहीं दे रहा हूं, पास्ट में मैंने जो आपको दिया उसके अगेंस्ट में एडजस्ट होगा। यू नीड टू टॉक टू हिम बिफोर हैंड। It is a general principle that consideration is given and accepted in exchange for a promise. The consideration, if past, may be the motive but cannot be the real consideration of a subsequent promise. बोला कि अगर आप पास्ट कंसिडरेशन को अभी वाले प्रॉमिस में एडजस्ट कराना का मोटिव है, आपका आपका इंटेंशन ऐसा है, तो वो इंटेंशन हो सकता है बट वो रियल कंसिडरेशन नहीं माना जाता सब्सिक्वेंट प्रॉमिस का। वो रियल तब माना जाएगा जब जो प्रॉमिसर है वो इस बात के लिए रजामंदी अपना दे। ठीक है, आपका मोटिव था कि आप पुराने में एडजस्ट करा दोगे, पर यह बात आपने प्रॉमिसर को नहीं बताई थी, तो सब्सिक्वेंट प्रॉमिस में वो चीज नहीं होता, अपने आप नहीं होता, आपको प्रॉमिसर का रिक्वेस्ट लेना पड़ेगा पहले। बट इन द इवेंट ऑफ सर्विसेज बीइंग रेंडर्ड इन द पास्ट at the request or desire of the promiser, the subsequent promise is regarded as an admission that the past consideration was not gratuitous. बोला कि past में in the event of service, but in the event of service being rendered in the past, आपने past में कोई सर्विस दिया था, किसको, प्रोमिसर को, the subsequent promise is regarded as an admission, तो सब्सिक्वेंट प्रॉमिस को आप उसके अगेंस्ट में एडजस्ट करा सकते हो ओनली इफ द पास्ट कंसिडरेशन वाज नॉट ग्रेटिट्यूअस। यानी आपने ए को या बी को जो भी था उसको आप पहले बता दिए थे कि पास्ट में मैंने जो सर्विस दिया था वो ग्रेटिट्यूअस नहीं था, यानी एक तरह का लोन था और उस लोन के अगेंस्ट में मैं फ्यूचर में आपसे एडजस्ट कराऊंगा, ये आपने पहले बता दिया था। ठीक है, पास्ट में आपने फ्री में कुछ सर्विस कर दिया और आज आप प्रॉमिस के बदले बोलोगे देखो मैंने तुम्हारे लिए फ्री में किया था ना, उसके अगेंस्ट में एडजस्ट कर लो। नहीं, उस समय जब आपने फ्री में किया था तो अब उसके अगेंस्ट में क्या मांग रहे हो, कुछ नहीं मांग सकते। ठीक है, ए परफॉर्म, यह एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए परफॉर्म सम सर्विसेज टू बी एट हिज डिजायर। आफ्टर अ वीक बी प्रोमिसेस टू कंपेंसेट ए फॉर द वर्क डन बाय हिम। इट इज सेड टू बी प्रेजेंट कंसिडरेशन and A can sue B for recovering the promised amount। यानी A ने कुछ सर्विस B के डिजायर, B के बोलने पे किया था और B ने प्रॉमिस किया था कि मैं A को पैसा दूंगा। अब क्योंकि B ने प्रॉमिस कर दिया तो ये प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गया और A अब B के ऊपर केस करके पैसा ले सकता है। नंबर 5, कंसिडरेशन डिड नॉट बी एडुक्वेट। कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, एडुक्वेट होना जरूरी नहीं है। Consideration need not be of any particular value. It need not be approximately of equal value with the promise for which it is exchanged, but it must be something which the law would regard as having some value. Something in return need not be equal to something given. It can be considered as a bad bargain of the party. मान लो अगर मैं अपना 100 रुपए का सामान किसी को 50 रुपए में बेच रहा हूं, तो जब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है 50 रुपए लेके 100 रुपए के सामान देने में, तब तक लॉ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कंसिडरेशन जो है वो रियल होना चाहिए। 50 रुपया इज अ रियल थिंग, 50 रुपया एडिक्वेट नहीं है। 100 के बदले में 50 रुपया लेना इज नॉट इक्वेटेड, बट यहां पर इक्वल होना जरूरी भी नहीं है। ठीक है, एज लॉन्ग एज द प्रोमिसर इज सेटिस्फाइड विद द लोअर अमाउंट, लॉ हैज नो ऑब्जेक्शन। प्रोमिसर खुश, प्रोमिसी खुश, लॉ भी खुश। अगर प्रोमिसर को मंजूरी नहीं है, प्रोमिसर 100 में बेचना चाहता है, प्रोमिसी 50 देना चाहता है, तो नहीं होगा। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर।
प्रोमिसर जैसा चाहे वैसा करना होगा। तो प्रोमिसर को आप कन्विंस करके अगर 50 रुपए में खरीद रहे हो तो वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। पर जोर जबरदस्ती या उसकी मर्जी के बिना आप 50 रुपया दोगे वो नहीं चलेगा। ठीक है, अगर वो 100 मांग रहा है एंड यू कांट फोर्सफुली पे हिम 50 रुपीज, पर अगर वो अपनी खुशी से 50 में दे रहा है, लॉ हैज नो ऑब्जेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। यहां पर बोला जा रहा है कि जो काम करना आपका लीगल ड्यूटी है, कंसिडरेशन उसके लिए जरूरी नहीं है या आप मांग भी नहीं सकते हो। ठीक है, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी पर परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटी। The performance of an act by a person who is legally bound to perform the same cannot be consideration for a contract. एक सिंपल से एग्जांपल से मैं समझाता हूं। सपोज आपने किसी का मर्डर होते हुए रास्ते में देख लिया एंड यू आर द आई विटनेस। अब आपको कोर्ट की तरफ से बुलावा आया है कि आप एक आई विटनेस हो, आपको कोर्ट में आके गवाही देनी है। अब गवाही दोगे या नहीं दोगे ये आपकी मर्जी, ठीक है, बट आप ये नहीं बोल सकते हो गवाही देने के लिए मुझे इतना रुपया चाहिए, क्योंकि ये आपका लीगल ड्यूटी है कि आपने अगर देखा है कुछ, आप विटनेस हो तो आप कोर्ट में जाके बोलो। दिस इज योर लीगल ड्यूटी। यू कैन नॉट आस्क फॉर कंसिडरेशन। उस बात के लिए आप पैसा नहीं मांग सकते कि मैं कोर्ट में आके गवाही दूंगा, मुझे इतना रुपया चाहिए। यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है, सपोज एक लॉयर का काम क्या है? अपने क्लाइंट को केस जिताना। लॉयर अपना फीस मांग सकता है कि मेरा ये फीस है, पर यह नहीं बोल सकता कि केस जिताने के लिए मैं इतना रुपया अलग से लूंगा। यू आर मॉरली बाउंड, यू आर लीगली बाउंड टू फाइट फॉर योर क्लाइंट एंड आपका इंटेंशन जिताने का ही होना चाहिए। तो वो आपका लीगल ड्यूटी है, उसके लिए आप अलग से थोड़ी मांग सकते हो। यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी। कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, हवा में बात करने से नहीं होगा। आप मेरे लिए ये काम कर दो, मैं जादू से आपके लिए सोना निकाल दूंगा। जादू से निकाल दोगे मतलब ये क्या मजाक चल रहा है? इट इज इल्यूजनरी। इल्यूजनरी का बात यहां नहीं होता है। जो भी कंसिडरेशन होगा दैट हैज टू बी रियल, उसका कुछ वैल्यू होना चाहिए और लॉफुली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, नंबर 8, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ओनली प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट सफिशिएंट। आप कंसिडरेशन दे रहे हो ये सफिशिएंट नहीं है, वो कंसिडरेशन लॉफुल भी होना चाहिए। मैं आपके दुकान से सामान खरीद रहा हूं और आपको मैं रुपए नहीं दे के रुपए के बदले में ब्राउन शुगर दे रहा हूं, ड्रग्स दे रहा हूं, विल दैट बी एक्सेप्टेड? नहीं, क्योंकि यहां पर कंसिडरेशन है बट वो कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है, और कंसिडरेशन का लॉफुल होना जरूरी है। एनीथिंग विच इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ऑल्सो कैन नॉट बी वैल्यूड एज वैलिड कंसिडरेशन। आप मुझे रुपए दे रहे हो, वेरी गुड, रुपए के बदले में मैं आपको क्या दे रहा हूं कि मैं सामने वाले के घर में बम लगा के आ जाऊंगा। इज इट एक्सेप्टेबल? नो, इट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। आप ऐसा नहीं कर सकते, तो ये कंसिडरेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। तो कोई भी ऐसा कंसिडरेशन जो अनलॉफुल है, इमोरल है या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में, इट इज नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग यही तक रखते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा कंसिडरेशन क्या होता है और कंसिडरेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग करेंगे सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू।